भीष्म साहनी जी द्वारा रचित खून का रिश्ता। चाचा मंगल सेन के बड़े भाई बाबूजी के पुत्र वीर जी की बहन मनोरमा, वीर जी की होने वाली पत्नी प्रभा, वीर जी की माता और वीर जी के घर का जो नौकर है संतु। इन सभी पात्रों को लेकर के इस कहानी का निर्माण किया गया है। इस कहानी में जीवन की कुछ वास्तविकताओं का भी वर्णन किया गया है। इस कहानी का सारांश हम आपको बताने का कार्य कर रहे हैं। खाट की पार्टी पर बैठे हुए चाचा मंगल सेन जी हाथ में चीलम को लिए हुए मन ही मन भतीजे की शानदार शादी की बात को सोच रहे थे। बारात में वह समधियों के घर बैठे हुए हैं, हाथ में दूध का गिलास भी लिए हुए घुट घुट पीने का कार्य कर रहे हैं। दूध को पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में आती है और कभी पिस्ते की। इस प्रकार की उत्तम आनंदमयता की सोच को प्राप्त कर रहे हैं चाचा मंगल सेन। कोई उनके पास आकर के पूछता है कि और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और ले लीजिए। चाचा जी बड़े प्रेम से कहते कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा लाओ, लेकिन आधा गिलास ही लाने का कार्य करना। तंबाकू की कड़वाहट, चाचा मंगल सेन जी तंबाकू पीते हैं, जिसके कारण उनके मुंह में उसकी कड़वाहट बनी रहती है। तंबाकू की कड़वाहट से भरे हुए मुंह में मिठास आ गई, अर्थात जो उसकी कड़वाहट थी तंबाकू की वह समाप्त हो गई और मुंह जो था वह मीठा हो गया। लेकिन उसी समय अचानक चाचा मंगल सेन जी के द्वारा जो स्वप्न देखा जा रहा था वह स्वप्न भंग हो जाता है। स्वप्न भंग हो जाने के कारण चाचा जी थोड़े से उदास जरूर हुए, लेकिन प्रसन्नता की बात यह थी कि आज सच में वीर जी की सगाई का दिन था। चाचा मंगल सेन जी का मन सगाई में जाने के लिए ललक उठा, अर्थात पुलकमान हो उठा। बड़े आनंदित थे कि आज सगाई में जाने को मिलेगा। आनंद का कारण था कि अच्छे अच्छे प्रकार के भोजन मिलेंगे, समधी लोग मेरे आगे पीछे हाथ बांधे हुए घूमेंगे, मेरा बहुत सारा सम्मान होगा। तो समधी लोग मैंने क्यों कहा, समधी तो एक ही होगा, लड़की का पिता। जैसे उसमें लड़की के मौसा भी आए हों, लड़की के मामा भी आए हों, लड़की के चाचा भी आए हों, कई लोग आ सकते हैं ना, फूफा जी तो जरूर आते हैं। तो इन को लेकर के ये कई लोग हो गए ना, तो सभी लोग समधी तो ही हुए। चाचा मंगल सेन यह सोच रहे हैं कि थोड़ी देर बाद सगे संबंधी आने लगेंगे, गाना बजाना होने लगेगा और हम सभी लोग रास्ते में चलते हुए समधियों के घर तक जाएंगे। मंगल सेन इन विचारधाराओं से इतना अत्यधिक आनंदित था कि खाट पर बैठ पाना मंगल सेन जी के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। उछल रहे थे, बदन में छटाक भर खून था, अर्थात बड़े दुबले पतले से थे बेचारे मंगल सेन जी, मगर ऐसा उछलते थे कि न स्वयं बैठते थे और न ही दूसरों को बैठने देते थे।
उसी वक्त जो घर का पुराना नौकर संतू आ जाता है। वह मंगलसेन जी के हाथ में से चीलम को लेते हुए कहता है कि सगाई में तुम्हें नहीं ले जाएंगे। संतू चूंकि वीर जी और बाबूजी के वार्तालाप को सुन लेता है, वीर जी यह कहते हैं कि सगाई में किसी को ले जाना नहीं है, आप अकेले चले जाओ और जाकर के सगाई डलवाया। इस बात को सुनकर के जो संतू है वह आकर के किससे कहने का काम करता है? चाचा मंगलसेन जी से कहने का काम करता है। लेकिन जब संतू के द्वारा यह बात की जाती है तो कुछ क्षण के लिए तो चाचा मंगलसेन स्तंभित हो जाते हैं, परंतु फिर उसी समय चाचा मंगलसेन के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि शायद यह संतू जो है वह हमसे मजाक कर रहा है। और इस बात को सोचते हुए चाचा मंगलसेन जी संतू से कहते हैं कि देख संतू, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, मैंने कई बार तुमसे कहा है। मुझे नहीं ले जाएंगे तो भला किसको ले जाएंगे? यह उसको कॉन्फिडेंस था मंगलसेन जी को, यह भरोसा था कि मेरा भाई मुझको ले जाएगा और जरूर ले जाएगा। तो इस बात पर वह संतू को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि यदि वह मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे? फिर तो कहते हैं यदि अगर हमको नहीं ले गए तो क्या तुमको ले जाएंगे? मंगलसेन जी उस अपने नौकर से कह रहे हैं कि यदि सगाई पर हमको नहीं ले जाएंगे तो क्या तुझको ले जाएंगे। संतू ने कहा वीर जी आए हैं, वे कहते हैं कि सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। ऊपर चलो, सब खाना खा रहे हैं, तुम्हें नहीं ले जाएंगे, चाहे तो 2-2 रुपए की शर्त लगा लो। संतू कह रहा है कि चलो ऊपर, सभी लोग खाना खा रहे हैं, तुम्हें तो पक्का नहीं ले जाएंगे। यदि तुमको विश्वास नहीं होता है तो क्या कर लो, 2-2 रुपए की शर्त लगा लो। आप रसोई घर में सचमुच जब वो ऊपर दोनों पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं कि ऊपर रसोई घर में सच में ही यह बहस चल रही थी। रसोई घर में दीवार से जो ऐसे पीठ लगाए हुए, टेका दिए हुए, पीठ टिकाए बाबूजी बैठे थे। पुत्र वीर जी और पुत्री मनोरमा दोनों भाई बहन बैठे हुए खाना खा रहे थे। वीर जी उसी समय कहते हैं कि मेरी सगाई 1.25 रुपए में होगी और केवल बाबूजी ही जाएंगे। मनोरमा कहती है, जब वीर जी के द्वारा यह बात कही जा रही है तो उस समय मनोरमा यह कहती है कि मैं भी जाऊंगी। आजकल लड़कियां भी जाती हैं। इसी बीच मंगलसेन ने अंदर झांका। यही बात चल रही है कि अचानक मंगलसेन जी जो है वह रसोई घर में झांकने का कार्य करते हैं। बाबूजी ने कहा, तब तक अचानक जब बाबूजी मंगलसेन को देखते हैं तो बाबूजी कहते हैं कि उठकर चाचा जी को पालगन कर। किससे कहते? वीर जी से कि अरे उठ जा, उठ करके इनको पालगन कर, अर्थात इनके पैर को छू। तुम्हें इतना भी अकल नहीं है। बाबूजी की बातों को सुनकर के वीर जी ने कहा, नमस्ते चाचा जी। बाबूजी फिर कहते हैं, उठकर चाचा जी को पालगन कर, तुम्हें इतना भी अक्ल नहीं है। वीर जी ने वैसा ही किया। फिर बाबूजी ने मंगलसेन से कहा, मंगलसेन जरा आकर टांगे तो हिलाओ, अर्थात आगे
आओ। माँ जी ने घूर करके देखा। जब बाबूजी ने उनका उसका मजा लेते हुए कहा कि मंगलसेन का या करके अपनी टांगे तो हिला, तो इस बात से माँ जी जो है वह घूर करके बाबूजी को देखने का कार्य करती हैं कि सबके सामने घर के लोगों को का मजाक नहीं उड़ाया करते। कुछ भी हो, मंगलसेन तुम्हारा भाई है, तो यही संतू भी है, इसके सामने तो कम से कम उसका मजाक न उड़ाया करो। नौकरों के सामने तो मंगलसेन के साथ इस तरह की रुखाई से बोलना नहीं चाहिए। मंगलसेन ने अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। मंगलसेन एक अच्छे परिवार का था और खुद भी नौकरी कर रहा था। ये सारी बातों को लेकर के मंगलसेन जी को अपनी हैसियत पर बहुत ही नाज था, क्योंकि किसी जमाने में मंगलसेन फौज में रह चुका था। इस कारण वह अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। ऊंचा खानदान और शहर के धनी मनी भाई के घर रहना, ऐसा नहीं तो क्या करता। वह बाबूजी का चचेरा भाई था, वह गरीब था। भाई तो अच्छे परिवार के थे, धनी मनी माने जाने थे, खुद फौज में था, लेकिन फौज से रिटायर हो चुके थे मंगलसेन जी। तो थोड़ा सा अभिमान था मंगलसेन जी के अंदर, लेकिन वह खुद क्या थे, गरीब थे। यहाँ पर हमको यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमको स्वयं के द्वारा अर्जित किए हुए धन पर अभिमान करना चाहिए। दूसरों के धन पर हमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। स्वयं अपने आत्मगौरव की रक्षा करनी चाहिए। अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपने चरित्र को चरितार्थ करना ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है और उसका यह कर्म भी है। धर्म इसलिए है कि यदि आज हम अपने महत्व को नहीं पहचानेंगे तो कहीं न कहीं हमारे उस कार्यों के द्वारा हमारे श्रद्धावान पूर्वज भी कलंकित होंगे। कर्म इसलिए है कि आज यदि उसको पहचानते हुए हम प्रत्येक कार्य को संपादित करने का कार्य कर रहे हैं और अपनी गरिमा को, अपनी गौरव को बचाए हुए हैं, तो कहीं न कहीं भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ियां उस गौरव के माध्यम से समाज में नए कीर्तिमान को स्थापित कर सके। और यदि हमने अपने गौरव का ही त्याग कर दिया, हमने लोभ में आकर के अपनी गरीबी को देखते हुए किसी अमीर के शरण में हम चले गए, अर्थात अपने आत्मा को मार करके हम दूसरे की गुलामी को स्वीकार कर लें, यह हमारे लिए तो विनाश का कारण बनेगा ही, हमारे पूर्वजों को भी कलंकित करने का कार्य करेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी कहीं न कहीं कलंकित करने का कार्य करेगा। इसलिए भूत और भविष्य दोनों की चिंता करते हुए प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रत्येक कार्यों को संपादित करना चाहिए। यदि ऐसा आप नहीं करते तो आपका शिक्षा वगैरह लेना सब व्यर्थ है। शिक्षा का मतलब यह होता है कि किस प्रकार से हमें अपने आत्मसम्मान की, आत्मगौरव की रक्षा करनी है, किस प्रकार से अपने चरित्र को चरितार्थ करना है, किस प्रकार से अपने कार्यों के द्वारा इस समाज में उच्चतम स्थान की प्राप्ति करनी है, किस प्रकार से हमको वरिष्ठ होना है, यह ज्ञान होना चाहिए। यही वास्तविक शिक्षा है और यही सामाजिक ज्ञान हमारे पूर्वजों से लेकर के हमारे आने वाले भविष्य को भी, अर्थात आने वाली पीढ़ियों को भी सम्मान देने का कार्य करेगा। और यदि इस प्रकार की भावना नहीं है,
न हमने कभी पूर्वजों की मान मर्यादा को सोचा और न ही हम अपने आने वाली पीढ़ियों की मान मर्यादा के विषय में यदि नहीं सोचते हैं तो फिर तो अपनी गरिमा का त्याग करते हुए सब कुछ अपना विनाश कर देते हैं, अर्थात अपना आत्मसम्मान ही खो बैठते हैं। और आत्मसम्मान खोया हुआ व्यक्ति न स्वयं कभी आदर पाता है और न ही उसके द्वारा जो नया सृजन होता है वे लोग भी आदर नहीं पाते। आप किसी के द्वारा सृजन किए गए, आपके द्वारा कोई सृजन किया जाएगा तो कार्य यही होना चाहिए कि सदैव हम अपने सम्मान को बचाए रखें, सम्मान से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे देश के महान वीर सपूत महाराणा प्रताप मुगल शासक अकबर से युद्ध करते हुए घास की रोटियां तक उनको खानी पड़ी। वो भी घास की रोटी एक दिन बिल्ली लेके भाग गई, उनके बच्चे भूख से रो रहे थे। ऐसी दशा उनके सामने प्रकट हुई, ऐसे समय को उन्होंने देखा जिसकी कभी उन्होंने कल्पना नहीं किया था। लेकिन उन्होंने कभी अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया, उन्होंने सदैव अपने सम्मान को बनाए रखा। आज राणा प्रताप की देन है कि आज प्रत्येक भारतीय गर्व से यह कह सकता है कि हम राणा के वंशज हैं, हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में महाराणा प्रताप जैसा एक वीर पुरुष भी पैदा हुआ था जो कभी भी उस विदेशी आक्रमणकारी अर्थात मुगलों के सामने झुकने का कार्य नहीं किया। हम शिवाजी के वंशज हैं जिन्होंने औरंगजेब की दास्ता को कभी भी स्वीकार नहीं किया, भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाओं को सहन करते हुए इधर उधर भटकते हुए उन्होंने अपने सम्मान को बनाए रखा और साथ ही देश की अस्मिता को भी बनाने का कार्य किया। हम ऐसे वीरों के वंशज हैं। हम रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं। जो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को गुलामी को स्वीकार न करते हुए युद्ध करते हुए उन अंग्रेजों से वीर गति को प्राप्त होती हैं, ऐसी महारानी के वंशज हम देश के लोग। अनेकों वीर और वीरांगनाएं हमारे देश में पैदा हुए और उस सभी वीर और वीरांगनाओं ने दुर्दशा को सहा, यातनाएं सही, जीवन उनका भयंकर रूप से कष्टप्रद हो गया, लेकिन उन सभी वीरों ने और सभी वीरांगनाओं ने अपने सम्मान को बचाने का कार्य किया। आज उन्हीं वीर और वीरांगनाओं के द्वारा जो सम्मान बचाने का कार्य हुआ, आज उसी सम्मान को लेकर के हम खुद को गौरवान्वित करने का कार्य करते हैं। तो मंगलसेन जी की बात फिर आगे करते हैं। तो बड़ा अटता था, गांव में आकर वह शहर में बाबूजी के घर में रहता था और काम में हाथ बटाता था। गांव से आकर के मंगलसेन जी जो थे वह शहर में रहते थे। बाबूजी बड़े आदमी थे, धनी मनी व्यक्ति थे, कारोबार फैला हुआ था, तो उनके कारोबार में हाथ बटाने का काम करते थे। नाटा सा मंगलसेन जी का कद नाटास था, सूखा शरीर और मैले कुचैले कपड़े पहनकर फौज का मोटा बूट पहनता था। बूट मने जूता, खूब मोटा सा उनका जूता था, उसको पहनने का कार्य करते थे। मैले कुचैले कपड़े पहनते थे। आज भी वही पुरानी सोच को लेकर के वह थे, पहले जैसा थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से रख नहीं पाते थे। उनको ये चिंता नहीं थी, उनको तो ये था मैं कैसो रहूं, मेरा ये है वो है, मैं अच्छे घर का हूँ, मैं फौज में था। सगाई में जाने के लिए लंबी बहस के बाद
तय हुआ कि बाबूजी के साथ मंगलसेन जी जाएंगे। एक लंबी बहस के बाद यह तय होता है कि ठीक है, बाबूजी के साथ चाचा मंगलसेन जाएंगे। उन्हें तैयार होने के लिए मंगलसेन को अब तैयार भी तो करना एक बड़ी बात है, ठीक है ना। तो उनको तैयार होने के लिए कहा गया, तो ऐसा वेश बना करके सामने आए जैसे कोई जोकर हो। तो उन्होंने कहा जाओ चाचा जी तैयार हो जाओ। तो चाचा जी गए, अजीबो गरीब वेश बना करके चले आए, ठीक है ना। तो जब वह लोगों के सामने आए तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई जोकर आया हो। एक विचित्र कपड़ा उपड़ा पहन करके चले आए, ठीक है ना, पगड़ी वगड़ी अजीब तरीके की बांध करके चले आए। फिर उन्हें दूसरों के कपड़े दिए गए, किसी का कुर्ता दिया गया, किसी का पैजामा दिया गया, किसी की पगड़ी दी गई। बेचारे मंगलसेन जी को कुछ कपड़े वीर जी के दिए गए, कुछ चीजें बाबूजी की दी गई। खैर किसी तरह से मंगलसेन जी को तैयार किया गया। मंगलसेन जी का कायाकल्प हो रहा था। अरे अच्छे अच्छे कपड़े अब मिल रहे हैं तो कायाकल्प हो ही रहा है। तो मंगलसेन जी का कायाकल्प हो रहा है। फिर वे समधियों के घर गए, बहुत कुछ मिला, जबकि बाबूजी केवल 1.25 रुपए की मांग दोहराते रहे। बाबूजी तो 1.25 रुपए दे दो, 1.25 रुपए दे दो, लेकिन समधियों ने बहुत कुछ देने का कार्य किया। मंगलसेन की बड़ी आवाभगत हुई। सच में ही मंगलसेन जी की बड़ी आवाभगत होने लगी। दूध पीते हुए मंगलसेन ने कहा, मेरा भतीजा यम्मय है, लड़की कुछ पढ़ी लिखी है कि नहीं? ठीक है, बहुत ज़्यादा हमको समाज में बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहिए, हमेशा कम बोलना चाहिए। बाहर तो और कम बोलना चाहिए, जिसका मैटर है वह बोले। जब वह कहे भैया थोड़ा सा कुछ कहिए तब कहना चाहिए, खुद ज़्यादा पुलकमान होकर के नहीं बोलना चाहिए। घरातियों ने बताया कि लड़की BA पास है। मंगलसेन जी जब पूछते हैं कि लड़की भी पढ़ी लिखी है कि नहीं है, तो जो घर वाले थे लड़की के वह यह बताने का कार्य करते हैं कि लड़की BA पास है। जब घर के काम धंधे जानने के बारे में बताया कि थोड़ा बहुत जानती है, तो मंगलसेन ने कहा थोड़ा बहुत क्यों, अब होता है ना, ये हुआ कि घर के भी विषय में थोड़ा बहुत जानती है। अब कोई ये थोड़ी न कहता कि नहीं बहुत ज़्यादा जानती है, प्रत्येक लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत जानती है। तो जो वही लोग बताए थे वो मंगलसेन जी कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत क्यों जानती है, ज़्यादा क्यों नहीं जानती है। भाई थोड़े बहुत न जानेगी, तो ये थोड़ी न कह देगा कि सब कुछ जानता है। दुनिया में कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अल्पज्ञ है, प्रत्येक व्यक्ति ही थोड़ा जानता है। जिस व्यक्ति ने यह विचार कर लिया कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं इस विषय का महारथी हूँ, मैं इस लाइन का महारथी हूँ, तो उस व्यक्ति का तो उसी दिन पतन निश्चित हो जाता है। हमेशा अल्पज्ञ बने रहिए, कभी अपने धन पर, अपने बल पर, अपने ज्ञान पर अभिमान मत कीजिए, आप सदैव जीवन में सफल होंगे। जब वही अभिमान पैदा हो जाएगा रतन बाबू तुरंत गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हमेशा ध्यान देना चाहिए। आगे कहते हैं, सगाई के बाद दोनों भाई लौट पड़े। सगाई उगाई हो गई, दोनों लोग अपने अपने घर पे आ रहे हैं और मंगलसेन जी कंधे पर एक थाल लिए हुए जो लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ था। घर पहुंचते हैं और जब वही वह घर के समीप पहुंचे तो वही जो वीर जी की बहन मनोरमा है वह दौड़ करके मंगलसेन जी के हाथ से थाल ले लेती है, झपट करके ले लेती है और कहती है बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो खुद बाबूजी ही बन बैठे हो। मर्यादा का हनन कर रही है यहाँ पर जो उनकी बहन है मनोरमा। चाचा है, बोलने का लहजा अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसको भी एक मंगलसेन का मजाक उड़ाना था। करे कि बाबूजी की पगड़िए पहन लिए तो खुद को बाबूजी समझने लगे। ये अच्छी बात नहीं, ये संस्कार नहीं है। संस्कार उत्तम ये होना चाहिए कि सबको
समान सम्मान देना चाहिए, अच्छा सम्मान देना चाहिए। खैर आगे देखिए, लाइए मुझे दीजिए, सब हंसने लगे। इस बात को सुनकर के जो अन्य लोग थे वह भी हंसने लगे। सारा कार्यक्रम चलता रहा। इसी बीच चांदी का एक चम्मच खो गया। 3 कटोरियां, 2 चम्मच, 3 चम्मच होना चाहिए, अब 1 चम्मच गायब है। सबका शक मंगलसेन पर था। बाबूजी उसे सबके सामने फटकारा। मंगलसेन गिरकर बेहोश हो गया, किंतु लड़के ने चम्मच लाकर दिया। बाबूजी बोलने लगे, 1 चम्मच क्या किए, बेहुदा के इनके नालायक, खो दिए आए है, वो इसीलिए ले गए थे। वीर जी भी कुछ कह दिए। सब लोग मंगलसेन जी की बड़ी फजीहत होती है। और उसी समय मंगलसेन जी बेहोश होकर गिर भी जाते हैं। और तब तक जो प्रभा का भाई है वह चांदी का चम्मच लिए हुए आता है। अभी मनोरमा जो है उस चम्मच को लेकर के कभी मुंह पे रखते हुए, कभी सिर पे रखते हुए, कभी हाथ, मतलब देहाती भाषा में कहा जाए तो चुनराना या अगराना, ठीक है ना, एक अलग प्रकार का एटीट्यूड दिखाना। एटीट्यूड शब्द और कुछ नहीं है। एटीट्यूड शब्द तो मैं यह समझता हूँ कि यह घमंड का एक रूप है। कुछ लोगों को जो एटीट्यूड होता है ना, अलग प्रकार का बोलना, अलग प्रकार का चलना, थोड़ा सा ये दिखावापन, जो दिखावापन करता है ना, वही मेरे समझ से एटीट्यूड। एटीट्यूड किस बात का भाई? हाड़ मांस से बना हुआ शरीर है, जब उसने चाहा तब समाप्त कर देगा। 4 लोग कंधे पर ले जाएंगे, चैला सरियाया जाएगा, अंतिम काम क्रिया करके खत्म कर दिया जाएगा। इसी शरीर का एटीट्यूड। कौन से धन का एटीट्यूड है भाई? एक कोई भयंकर बीमारी हो गई, यहाँ से लखनऊ और दिल्ली तक जाते जाते सारा बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा, और फिर भी उसकी इच्छा रही तो बचोगे, नहीं तो फिर चले जाना है। एटीट्यूड किस चीज का, जब हमारे पास हमारा कुछ है ये नहीं है। ईश्वर का दिया हुआ यह शरीर, माता पिता का दिया हुआ गौरव, सब कुछ तो दूसरे से ही हमने लिया है। और घमंड हमको इतना हो जाता है, एटीट्यूड हमको हो जाता है। एटीट्यूड बनावटीपन के जीवन को एटीट्यूड कहा जा सकता है। आजकल बहुत से लोगों में देखने को, इससे बचना चाहिए। एटीट्यूड बनावटीपन नहीं होना चाहिए, वास्तविकता होना चाहिए। सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति ही समाज में अपनी व्यापकता अर्थात अपनी छाप छोड़ता है। एटीट्यूड वाला व्यक्ति समाज में कोई छाप नहीं छोड़ता है। वो एटीट्यूड में रह जाएगा, वो समाज को कुछ दे नहीं पाएगा, समाज के लिए कुछ कर नहीं पाएगा, तो समाज उसको क्यों कुछ देगा, समाज क्यों उसके लिए कुछ करेगा। खैर आगे देखिए, लड़का ला करके देता है। संतू मंगलसेन जी को हवा करता है, होश में लाने का प्रयास करता है। चाचा जी होश में भी आते हैं। संतू कहता है, शर्त के 2 रुपए ले लो, मैं हार गया। लेकिन अब तो मंगलसेन जी के साथ एक ऐसी घटना घट चुकी है जिसकी कोई कल्पना मंगलसेन जी ने नहीं किया था। वीर जी भी उनको बेइज्जत किए, मनोरमा भी बेइज्जत करती है, बाबूजी भी बेइज्जत करते हैं। मंगलसेन जी उस बात को लेकर के काफ़ी दुखी थे। यही इस कहानी का सारांश था। कहानी समाप्त हुई। अब कल आपको पंचलाइट पढ़ाने का कार्य भी किया जाए।